हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए संडे स्पेशल क्विज लेके आई हूं, जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर के होंगे और मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज होगी। सभी के लिए बता देती हूँ, न्यू स्टूडेंट्स के लिए डेली रात को 10 बजे क्विज लाइव होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, तो आप भी चाहे तो डेली क्विज को रात को 10 बजे लाइव अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, सभी को हमेशा की तरह 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे लाइव चैट में सभी को आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बताइए कौन सा राज्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी पता है आपको, जो भी फर्स्ट नंबर पे होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से, ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार इनमें से किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो बताइए, जो तीन ओर से जो भूभाग घिरा होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर होगा प्रायद्वीप। तीन ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा? अब बताइए कौन सा रिट जारी करेगा। आपको पता है रिट 5 तरह के होते हैं, उसमें से कौन सा रिट जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप देखिए, अगर उसको गलत तरीके से किसी को अगर हिरासत में रखा जाता है ना, बंदी बनाया जाता है और उसकी कंप्लेंट होती है, तो हमेशा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ही जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, किस पदार्थ में अति चालकता कब आती है? तो बताइए किसी पदार्थ में अति चालकता कब आती है? अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी। सॉरी फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, मेरे को दिमाग में ही नहीं रहा, मैं डालना भूल गई इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अति चालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ में सुपर कंडक्टिविटी कब आती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर उसे ठंडा किया जाए, तो उसमें सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है, यानी कि अति चालकता आ जाती है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। वैसे तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा रखे हैं मैंने कहीं ना कहीं से, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं परियोजनाएं वगैरह, वो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होती है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? चेनाब। सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, एक बार में क्वेश्चंस याद नहीं होंगे, वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, दोबारा से, जैसे अभी देख ली, 2-3 दिन बाद फिर से वीडियो को प्ले करके डबल स्पीड में करके फ़ोन को उल्टा करके रख दीजिएगा, रेस्ट कर लीजिएगा या कुछ काम कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? आपके कानों में आवाज़ भी जाती रहेगी, आपका काम भी हो जाएगा या रेस्ट भी हो जाएगा, आपकी वीडियो रिवाइज भी हो जाएगी। तो अभी ये देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 की महत्वपूर्ण बात थी, तो इनमें से क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? द्वैध शासन। इसका सभी को पता ही होगा, 1919 सरकार, भारत सरकार अधिनियम, द्वैध शासन आया था भारत में। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड डैश में मापी जाती है, तो बताइए किस चीज़ में मापी जाती है? दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बताइए क्या है, दीजिए आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रपति जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है या किसने लिखी है, बुक्स एंड ऑथर्स की तरह। तो इसका आंसर याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अब्दुल कलाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं ना, आपको सारे ही याद रखने हैं। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? बताइए आंसर। ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्म ऋषि प्रदेश या उपयुक्त सभी? दीजिए आंसर क्या होगा जल्दी से। तो क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी, यानी कि ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्म ऋषि प्रदेश, सारे के सारे नाम से हरियाणा राज्य पहले जाना जाता था। सारे नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में नाम चेंज करके भी आ सकता है कुछ। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर है। नेक्स्ट, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो बताइए कानपुर से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? आंसर होगा नाना साहेब। नाना साहेब ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। कहाँ से? 1857 की क्रांति का किसने नेतृत्व किया ना, आपको सभी का पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन थे? तो बताइए
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी है। इसलिए कहती हूँ जितनी भी हिस्टोरिक बुक्स है ना और इम्पोर्टेंट जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स और करंट की 1 साल तक की बुक्स आपको सभी याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन की जितनी भी बुक्स हैं ना आपको सभी का पता होना चाहिए। वैसे मधुशाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अब आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ। वैसे तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्विज से लेकर अटेंड कर रहे हैं ना इस क्विज को, उनको वैसे भी वाक्य अच्छे से समझ आ चुके होंगे। देखिए जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, हिंदी जिनको डाउट भी है थोड़ा बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, आप फर्स्ट क्विज से देखिए, बिल्कुल रूटीन में डेली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाने वाली है ना वाक्य की, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना उनको वाक्य अच्छे से लर्न हो चुके हैं। तो आप जरूर देखिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए मैंने आपको कितनी सारी पहचान बता रखी है। एक तो जो जय से रिलेटेड जब भी आ जाए, जहाँ जो इस टाइप से आ जाए, वहाँ हमेशा कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। ओके, और एक पहचान और बताती हूँ मैं आज आपको। बीच में जब आपको कोमा मिले ना और वहाँ पर अतः न मिले तो वहाँ भी मिश्र वाक्य होता है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ना, अतः तो संयुक्त वाक्य में आता है, लेकिन अगर अतः के अलावा सिर्फ कोमा मिल जाए ना तो वहाँ भी मिश्र वाक्य होता है। वैसे तो इसमें जो दिया ही हुआ है तो ये सबसे बड़ी पहचान है, फिर भी आप ये भी याद रख लीजिएगा, कोई भी चांस हमें नहीं छोड़ना है। ओके, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्टली आनी चाहिए हिंदी में, क्योंकि वही हमारा टारगेट तो है ही हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स का। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? आप बताइए, प्रधान उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं कल नहीं आऊँगा, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। आप ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपको डेली क्विज कराती हूँ और वाक्य कराती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मिश्र वाक्य होता है ना उसमें 2 वाक्य होते हैं। एक तो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है। ओके, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, उनका अलग अलग मीनिंग निकलता है, यानी कि दोनों ही प्रधान उपवाक्य होते हैं। लेकिन जो मिश्र वाक्य होता है ना उसमें 2 तरह के वाक्य होते हैं जो किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं। एक तो प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अब देखिए प्रधान वाक्य क्या होता है? अब मैंने आपको मिश्र वाक्य में बताया था ना कि एक का मीनिंग दूसरे पर डिपेंड होगा, यानी कि एक का जो एक सेंटेंस होगा ना, एक लाइन होगी, उसका तो प्रॉपर मीनिंग निकलता होगा और दूसरे का नहीं निकलता होगा। तो जिसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है ना खुद से उस लाइन का, वो तो होता है हमेशा प्रधान वाक्य है, और दूसरा जो बच गया ना जिसका मीनिंग नहीं निकलता होता है आश्रित उपवाक्य। अब ध्यान से देखिए, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। अब की से ये जुड़े हुए हैं ना, मैंने आपको बता रखा जहाँ की होता है वहाँ क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है वैसे तो। अब देखिए राम ने कहा, इसका कुछ मतलब निकल रहा है? नहीं ना। क्या कहा उसने? कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं चल रहा ना। तो ये क्या हो गया? ये दूसरे पर आश्रित हो गया, डिपेंड हो गया। तो ये कौन सा हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। ओके, अब मैं कल नहीं आऊँगा, ये दूसरा क्या हो गया? मैं कल नहीं आऊँगा, इसका मतलब निकल रहा है ना कि मैं कल नहीं आऊँगा। तो इसका मतलब निकल रहा है ना और प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, तो ये प्रधान वाक्य हो गया। तो संयुक्त वाक्य में और जो मिश्र वाक्य होता है उसमें 2 तरह के वाक्य होते हैं, एक तो प्रधान और एक दूसरा कौन सा? आश्रित। ओके, और मिश्र में एक का मीनिंग प्रॉपर निकलेगा, दूसरे का नहीं निकलेगा, दूसरा उस पर डिपेंड होगा। तो जो जिसका मतलब नहीं निकलता वो दूसरे पर डिपेंड होगा, जो वो आश्रित हो गया, और जिसका मतलब निकल रहा है वो प्रधान हो गया। ओके, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसको प्रॉपर मीनिंग पता है तो वही प्रधान बनता है, तो वो प्रधान हो गया। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा ये वाक्य का जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको वीडियो में ही एक नया कॉन्सेप्ट उठा के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एक तो, और वो थे कहाँ से? तो इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। तो क्या होगा इसका आंसर? बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। नेक्स्ट, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो बताइए संशोधन का 73वां संशोधन में से किससे संबंधित है? दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? पंचायती राज प्रणाली। 73वां संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन है सबको याद रखना है अच्छे से, ये संशोधन बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अब बताइए किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान? तो क्या होगा इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? क्या होगा इसका आंसर? नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत, यानी कि जो नए नए पर्वत बने हो ना और मोड़दार हो, घुमावदार हो, उनमें पाई जाती हैं सबसे ऊंची चोटियां। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इन्वेंशंस हैं, जितनी भी खोज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बताइए टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इनमें से क्या होगा इसका आंसर? है गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताइए अब किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। और पूछा जाए गुलामों के लिए अच्छे कार्य किसने किए थे, उनके लिए जो स्थापित किया था विभाग वगैरह, वो किसने किया था? तो आंसर फिरोज तुगलक आएगा। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अब मैंने बोला है आपको इकोनॉमिक्स में, अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती है तो कुछ याद करिए ना करिएगा, एक पंचवर्षीय योजनाएं अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, एग्जाम टाइम से पहले पंचवर्षीय योजनाएं अच्छे से रिवाइज करनी है सभी को। इकोनॉमिक्स जिसको नहीं आती है उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में अटैम्प्ट हो जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1997 से 2002। ओके, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान में बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? किस सुल्तान ने दिलवाया था बेरोजगारों को रोजगार? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। और इन्होंने और भी कई अच्छे कार्य किए थे, जैसे कि जो दास वगैरह थे ना, उनके लिए भी इन्होंने जो विभाग स्थापित किया था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कट्टर थे, ब्राह्मणों वगैरह पर भी इन्होंने जजिया कर लगा दिया था। हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे ये। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो बताइए लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? क्या होगा इसका आंसर? एक बात और याद रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। सबको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 36। ओके, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। कण्व। ओके, शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। नेक्स्ट, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? अब बताइए शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल कौन सी है? यानी कि जो सूखी हुई भूमि होती है ना, उस पर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोने के लिए कंफर्टेबल रहती है, कौन सी फसल ठीक रहती है? तो क्या होगा इसका आंसर? एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये, मूंगफली। ओके, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। और मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? अब मुझे पता है सन सबको याद होगा बंगाल का विभाजन कब हुआ, लेकिन पेपर में डेट पूछी गई है। आप देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूं का यूं पूछा गया था। तो बताइए अब देखते हैं किस किस को डेट भी पता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, कौन सी डेट का हुआ? बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? 15 अक्टूबर 1905। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो किसका राज स्थापित हुआ था? बताइए। सैयद वंश। ओके, सैयद वंश आ गया था तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? बताइए। अब आपको पता है गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा था काफ़ी टाइम तक, स्वतंत्रता के बाद भी। लेकिन पुर्तगाली जो वो उपनिवेश आए थे, तो सबसे पहले पहला वायसराय कौन बना था भारत में? तो क्या होगा इसका आंसर? अल्मेडा। ओके, अल्मेडा भी आ जाता है ऑप्शन में और अल्मेडा भी आ जाता है, तो याद रखिएगा प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का अल्मेडा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? आपको पता है कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल में वो थे जो हिंसा को मानते थे, बम वगैरह बनाते थे, अंग्रेजों पर हिंसा करते थे, बम फेंकते थे। और नरम दल कौन थे? जो अहिंसावादी थे, जो सिर्फ आंदोलन वगैरह में विश्वास रखते थे, वो थे नरम दलीय। तो अभी नरम दलीय कौन नहीं थे इनमें से? बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल में थे और बाकी के सारे नरम दल में थे। ओके, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अब बताइए किस नगर में आयोजित की गई थी?
ये बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, आपको चारों की चारों याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि किसके काल में कहाँ पर हुई थी और किस किसके काल में हुई थी और पहली किसके काल में हुई थी। अब कल मैंने आपको बताया था कनिष्क वाली, अब फिलहाल आज अशोक के शासनकाल में कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ओके, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है, यानी कि स्टोरेज पावर किसकी सबसे ज़्यादा है इनमें से, बताइए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश है। अब पाकिस्तान की बात है और पहली हिंदू महिला वहाँ पर न्यायाधीश बने, तो ऑब्वियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये पेपर में पूछा ही गया है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, सुमन कुमारी। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, सुमन कुमारी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल संबंध किस अनुसूची से है, बताइए। अब दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है, अनुसूचियाँ सारी आपको लर्न होनी भी चाहिए वैसे। तो क्या होगा इसका आंसर, 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है, 10वीं अनुसूची से है। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। देखिए, दल बदल में पहले क्या आ रहा है, द आ रहा है, और 10 में भी पहले क्या आ रहा है, द ही आ रहा है। तो 10 दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल। ओके, आई होप याद होगा ये तो क्वेश्चन आपको साथ साथ ही। किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, टाइम अप होता है। मैडम भिखाजी कामा। ओके, मैडम भिखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इनके बारे में काफ़ी पढ़ा भी होगा आपने बचपन में, एनसीईआरटी की जो हिंदी की बुक थी ना उसमें चैप्टर भी था इनसे रिलेटेड। मैडम भिखाजी कामा इज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, अब इनमें से बताना आपको कि जो आराम बाग है वो किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, बाबर ने बनवाया था आराम बाग। ओके, चलिए नेक्स्ट, इस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। अब बताइए कौन से राइटर की ऐसी बुक है जिससे कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो क्या होगा इसका आंसर, कल्हण। ओके, कल्हण की बुक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण पता चलता है और वो बुक कौन सी है, तो उस बुक का नाम है राज तरंगिणी। ओके, राज तरंगिणी से पता चलता है, बुक का नाम भी याद रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, यानी कि सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि इनमें से किसने धारण की थी, क्या होगा इसका आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, यानी कि सिकंदर द्वितीय। वो अपने आप को बोलते थे कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, इसलिए उन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, अब बताइए किस शासक के काल में हुआ था। पुनरुद्धार नहीं पूछ रही हूँ मैं, झील का निर्माण पूछ रही हूँ, किस शासक के काल में हुआ था, दीजिए आंसर। तो चलिए टाइम अप होता है, क्या होगा इसका आंसर, चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त जो थे उनके काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है। तो बताइए स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, किस सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो क्या होगा इसका आंसर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ये तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, बताइए। अब भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी, आपको पता है सारी की सारी समितियां हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके मेंबर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो बताइए सबसे बड़ी समिति कौन सी है इनमें से। तो क्या होगा इसका आंसर, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है भारतीय संसद की। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, अब बताइए। पहला है तो इम्पोर्टेंट होगा ही ऑब्वियस, तो बताइए प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया इनमें से। तो क्या होगा इसका आंसर, मणिपुर। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, मणिपुर में। प्रथम है इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है, मतलब सबसे उत्तम सबसे अच्छी विधि कौन सी है जिसमें खाने में सारे के सारे जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी प्रिजर्व रहती हैं, ठीक रहती हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उसका। तो क्या होगा इसका आंसर है, भूनना। ओके, भूनना सबसे उत्तम विधि है खाने की, यानी कि रोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है, अब बताइए प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है। ग्लोबिन है, लिपोप्रोटीन है, हीम है या हीमोग्लोबिन है, दीजिए जल्दी से आंसर दीजिए।
तो क्या होगा इसका आंसर ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ग्लोबिन है। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। ओके, अब आपको डेली की जो मैं 4 वोकैब कराती हूँ वो स्टार्ट होती है यहाँ से। आज मैंने आपके लिए 4 वोकैब नहीं कराई है, थोड़ी सी ज़्यादा ही करा दी है क्योंकि संडे था आज, तो मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा डाल देती हूँ और इंग्लिश कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए भी थी, तो अभी कुछ ज़्यादा वोकैब करा रही हूँ, फिर इंग्लिश पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल इसका आंसर दीजिए क्या होगा? सिनोनिम ऑफ कोगेंट। अब दीजिए इन्फ्लुएंसिंग, ऑब्जेक्शनेबल, एक्सेप्शनल, फॉल्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ABCD, जल्दी आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकंड्स यू हैव, जल्दी दीजिए आंसर। तो चलिए टाइम अप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। ओके, दोनों का ही मतलब प्रभावशाली होता है, तो इसलिए इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल क्या होता है? विरोध करने योग्य। ओके, विरोध करने योग्य। अब होता है ना ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर या ज़्यादातर की जो होती है ना, उसमें 3-4 क्वेश्चन ज़्यादातर गलत दे ही देती है, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्शन करते हैं क्वेश्चंस पर, यानी कि विरोध करते हैं। ऑब्जेक्शन उठाते तो ऑब्जेक्शनेबल क्या हो गया? विरोध करने हो गया। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद, किसी चीज़ में कुछ अलग चीज़ हो उसे एक्सेप्शन बोल देते हैं। फॉल्स, फॉल्स क्या होता है? सत्य होता है, सबको पता है ये तो। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डिबेट। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सेवरली, अपोज स्ट्रांगली, एक्सेप्ट अनकंडीशनली, डिस्कस फ्रैंकली। दीजिए आंसर। एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। जल्दी आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकंड्स यू हैव, जल्दी। तो टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका आंसर होगा एक्सेप्ट अनकंडीशनली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए डिबेट क्या होता है? वाद विवाद करना किसी से, किसी बात पर बहस करना। और एक्सेप्ट अनकंडीशनली क्या होता है? एक्सेप्ट करने लेना अनकंडीशनली, यानी बिना किसी कंडीशन के साथ। ओके, एक तो आप वाद विवाद करो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और एक आप बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी चीज़ के किसी चीज़ को एक्सेप्ट करो, तो वो क्या हो गया? एक्सेप्ट अनकंडीशनली, तो इसका एंटोनिम हो गया। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन सेवरली, अब इसका आंसर क्या होगा? कड़ाई से प्रश्न पूछना। ओके, क्वेश्चन 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 पता है आपको, जो होता है प्रश्न ही होता है सेवरली, कड़ाई से। ओके, तो क्वेश्चन सेवरली कड़ाई से प्रश्न पूछना। अपोज स्ट्रांगली, विरोध करना। ओके, बहुत ही कड़ाई से। ओके, अपोज स्ट्रांगली, अपोज मतलब विरोध करना, स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो अपोज स्ट्रांगली क्या हो गया? विरोध करना बहुत ही मजबूत तरीके से। नेक्स्ट डिस्कस फ्रैंकली। अब डिस्कस फ्रैंकली सबको पता है, फ्रैंकली किसी चीज़ को डिस्कस कर लेना, आपस में आदान प्रदान कर लेना विचारों का। ठीक है। ईडियम, ही डिडंट टेल मी डायरेक्टली बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई थिंक ही इज़ नॉट हैप्पी विद देम। तो आपको ईडियम बताना है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का। अब बताइए ऑप्शन ए रीडिंग स्लोली एंड हेल्टिंगली, बी अंडरस्टैंडिंग द सेंस रादर देन द एक्चुअल वर्ड्स, सी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड नोट द सेंस, रीडिंग सुपरफिशियली। दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग द सेंस रादर देन द एक्चुअल वर्ड्स। ओके, यानी कि शब्दों की बजाय भाव समझना। ओके, शब्दों की बजाय क्या समझना? भाव को समझना। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। सिनोनिम ऑफ कॉन्वालेसेंस। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए कंटिन्यूड होस्टाइल एटीट्यूड, बी ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ, सी एन असेंबलेज ऑफ पीपल, डी समरी। दीजिए आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकंड्स यू हैव, जल्दी। तो क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप होता है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वस्थ हो जाना। ओके, स्वस्थ होने के मतलब किसी बीमारी से ठीक होने के बाद जब धीरे धीरे रिकवरी होती है ना हेल्थ की, लोग वीक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे किसको बोलते हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कंटिन्यूड होस्टाइल एटीट्यूड, यानी कि दुश्मनी भरा एटीट्यूड लगातार। एन असेंबलेज ऑफ पीपल, लोगों का इकट्ठा होना। समरी क्या होता है? संक्षेप होता है, संक्षेप में समरी में कोई चीज़ बताना। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ डिसएबल्ड। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑनेस्ट, ऑनरेबल, टेडी या ब्यूटीफुल। जल्दी दीजिए आंसर। तो चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? टाइडी। ओके, टाइडी यानी कि साफ सुथरा। देखिए डिसएबल्ड क्या होता है? बिखरा पड़ा, अस्त व्यस्त जो चीज़ हो उसको बोल देते हैं डिसएबल्ड। और बिखरा पड़ा, अस्त व्यस्त का उल्टा क्या होगा? साफ सुथरा। तो टाइडी, ठीक है, टाइडी साफ सुथरा, डिसएबल्ड बिखरा हुआ। तो हो गया ना इसका एंटोनिम डिसएबल्ड का टाइडी। चलिए बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सबको पता है, ईमानदार। ऑनरेबल, ऑनरेबल सबको पता है, जो सम्मान करने योग्य हो उसे बोलते हैं ऑनरेबल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर। नेक्स्ट ईडियम, गोपी वॉक्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब आपको बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का ईडियम बताना है। बताइए कंसिस्टेंटली, इरेगुलरली, इन हाई स्पिरिट्स, एंथुसियास्टिकली। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा?
इर्रेगुलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का इडियम क्या होता है? इर्रेगुलरली, यानी कि कभी कभार, जो रेगुलर चीज़ ना हो उसको बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का इडियम क्या हो गया? इर्रेगुलरली। अब कंसिस्टेंटली क्या होता है? कंसिस्टेंटली होता है नियमित रूप से। ओके, नियमित जो चीज़ हो, इरेगुलर ना हो, रेगुलर हो जो। ओके, यानी कि इसका उल्टा हो गया इरेगुलर, अनियमित। अनियमित मैं आपको बताया चूंकि इन हाई स्पिरिट्स, यानी कि उत्साहपूर्वक। हाई स्पिरिट क्या होता है? उत्साहपूर्वक, एंथुसियास्टिकली, ये भी क्या होता है? उत्साह में होता है। चलिए नेक्स्ट, अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए, जिसका आंसर आपको नीचे लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, सब स्टूडेंट्स आंसर्स देके जाएंगे, चाहे आता हो, नहीं आता हो, गलत आता हो। अगर आप गलत भी देते तो मैं पर्सनली खुद आपको रिप्लाई करूंगी, अच्छे से हिंदी विंदी सब कुछ लिख के भेजूंगी आपको समझाने के लिए। ओके, तो जिसको अच्छे से क्लियर करना है पेपर, आंसर जरूर देंगे, गलत या सही जो भी बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, होमिसाइड, जेनोसाइड, इन्फेंटिसाइड, सुसाइड। तो इसका आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, और जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपको 50 क्वेश्चन तो मैं करा ही देती हूँ, और साथ ही 4-5 वो कैब भी करा देती हूँ, और 4-5 वो कैब ही नहीं, और वर्ड्स होते हैं जो ऑप्शंस में, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए। तो आप खुद देख लीजिए ना कि सिर्फ आधे घंटे में की वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो नहीं है ये, इसमें आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें करा दी, अच्छे से एक्सप्लेन भी की, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। इतनी मेहनत से मैं वीडियो लेके आती हूँ। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। डेली रात को 10 बजे एक क्विज होता है। ओके, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, जिसने हरियाणा महीने के करंट अफेयर्स की वीडियो करनी है, वो मैंने डाल रखी है, हरियाणा के कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। और हाँ, साथ ही एनिमल हस्बेंड्री भी आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनिमल हस्बेंड्री के प्लेलिस्ट में। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री जिसको करनी है, और हरियाणा जीके के भी पुराने साल के पेपरों के क्वेश्चंस जिसको करने हैं, सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इसका आंसर तो देना ही है, साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।